इस बार वीडियो को ऑन कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए अपना साउंड प्लीज। तो ये गुरप्रीत अभी आ रहे हैं, चलो ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट का जो मास्टर फार्मूला, इसके हेल्प से कुछ आज नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। कुछ नए क्वेश्चन की बात चलेगी आज। नए क्वेश्चन में देखो क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। हाँ जी, नोट कीजिए। डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। तो रिफ्लेक्टेड साउंड में डॉपलर इफेक्ट कैसे पढ़ेंगे, ये जानना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम आप बना दो। वॉल, यहाँ पे आपके पास है एक वॉल, और एक यह वॉल है, और आपके पास एक कार। तो जी वॉल है और कार है, तो कार चलती इधर जा रही है, ठीक है। तो ये इधर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ कार इज vc एंड स्पीड ऑफ साउंड is c. It is going towards the wall, ठीक है। तो पहले तो ये जाएगी, तो इससे साउंड पहले टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस आएगी, है ना। समझ आ रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साउंड इससे टकराएगी, जो साउंड इससे टकराएगी, तो टकराने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी, रिफ्लेक्टेड साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो सपोज द साउंड ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज nr, you know, where nr is the frequency of nr again, frequency of reflected sound, and n naught is the frequency of original sound. ओरिजिनल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है n0, and nr is the frequency of
रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, पहले तो कैलकुलेट द एनआर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन इज apparent frequency heard by the moving observer which is in the car, means कार में जो ऑब्जर्वर है, कार में जो ऑब्जर्वर है उसको रिफ्लेक्टेड साउंड वापस जब आएगी तो एपरेंट कैसे सुनाई देगी, किस तरीके की फ्रीक्वेंसी जैसे सुनाई देगी। तो दो क्वेश्चन है आपके पास। पहला कैलकुलेशन ऑफ एनआर, तो कैलकुलेशन ऑफ एनआर का क्या मतलब है कि वॉल कैसे सुन रही है साउंड, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बोला था कि एक मास्टर फार्मूला है, देखो n apparent is equal to n naught into क्या v plus minus c plus minus v naught upon c plus minus vx। ये बोलो जी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। ये ग्रुप में आप मैसेज करो कि ये बात मुझे समझ आई कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। ये सबको क्लियर है? ये फंडा आप याद रखो सर, ये वाला फंडा याद रखो। क्या है? n apparent is equal to n naught into c plus minus v naught upon c plus minus vs, where v naught is the velocity of observer and vs is the velocity of source। क्लियर? ठीक है। तो मैं सबसे पहले nr लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? nr, ठीक है। तो nr लिखने के लिए देखो क्या होगा, यहाँ लिखेगा, लिखूंगा, चलो nr इनफिनिटी n नॉट इनटू, अब देखो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कौन है? nr क्या है? इससे टकराने के बाद जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वही है nr। तो ये ऐसा सुन कौन रहा है? वॉल, और वॉल क्या है? तो ऑब्जर्वर। तो वॉल की स्पीड क्या है? 0। तो यहाँ पे v नॉट की वैल्यू क्या है? 0, इसकी c अपॉन दूसरी बात। अब साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो साउंड भी इधर ही आ रहा है, देखो साउंड भी इधर ही आ रहा है और कार भी इधर ही आ रही है। तो दोनों वेलोसिटी जब एक ही डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, मींस की c माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, c माइनस वेलोसिटी ऑफ कार है। ये है फर्स्ट इक्वेशन, पहले क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बताओ, मैं सबको क्लियर क्या है? समझ आएगा? क्लियर है पंडा? तो चलो अब मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ड्राइवर या ऑब्जर्वर। यहाँ पे जो ड्राइवर इसमें बैठा है इसको फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी? एनआर। अब ये लिखो, फ्रीक्वेंसी, apparent frequency heard by driver, note down, apparent frequency heard by driver which is sitting in the moving car, which is sitting in the moving car। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वर की अब स्पीड होगी जो स्पीड ऑफ कार, ऑब्जर्वर की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ कार होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं थोड़ा घटाऊं यहाँ से, देखो अब ये जो सुनेगा इसमें, ये जो ऑब्जर्वर सुनेगा, अब ऑब्जर्वर की जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ कार।
वो होगी स्पीड ऑफ कार, यही होगा। और जो सोर्स की स्पीड, सोर्स क्या है, वॉल, तो इस बार वॉल की स्पीड क्या है, 0, और वही सोर्स की स्पीड वेलोसिटी होगी 0। तो क्या होगा, nr इंटू सी प्लस vc अपॉन n r इंटू vc, या कहेंगे पहले c इंटू सी प्लस vc अपॉन सी प्लस 0। क्यों भाई, क्योंकि ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वही किसकी स्पीड है, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है, ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो किसकी स्पीड है, कार की। तो ऑब्जर्वर की स्पीड को मैंने सी की है, और सुनो, जो साउंड इस डायरेक्शन से आ रही है और जो कार मींस के ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से जा रहा है, दोनों उसी डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। नीचे जो सोर्स है, इसका सोर्स क्या है, और उसकी वेलोसिटी ये, तो एन एवरेज एन नॉट के फॉर्म में लिखना है, तो एन आर की वैल्यू डाल दो। मैंने यहाँ एन आर की लिखा क्योंकि इसकी अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन नॉट नहीं है, टकराने के बाद ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन नॉट नहीं है। After the striking the sound on the wall, the reflected frequency will be not as the previous. That is why I have written here. N apparent is equal to nr into c plus vc upon c. Are you getting the point? Getting the point? बोलिए, फंडा क्लियर हुआ? तो nr की वैल्यू क्या है, nc upon c minus vc. Put the value nc upon c minus vc, तो nr और ये वैल्यू c plus vc upon c, तो c से c कैंसिल, ये नॉट है। What does it mean? यहाँ लिखिएगा n naught c plus vc upon c minus vc, ये है n apparent powered by ड्राइवर। ये ड्राइवर को सुनाई देगा। इसमें कोई डाउट है तो अवश्य पूछें। ठीक है, आओ फिर एक क्वेश्चन लेके देखेंगे कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर इस बार मैं उसको बनाऊंगा जो एब्सेंट है, और एब्सेंट कौन है, एब्सेंट यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये एब्सेंट है कार्तिक, अनिकेत, कार्तिक बनेगा इस बार ऑब्जर्वर। चलो भाई एक क्वेश्चन लिखो। A source of sound, a source of sound of frequency 256 hertz, a source of sound of frequency 256 hertz is moving towards the wall, is moving towards the wall, note down, with velocity 5 meter per second, with velocity 5 meter per second. Find the beat frequency heard by observer, that is Karthik. Find the beat frequency heard by Karthik and take the speed of sound 330 meter per second. Take the speed of sound 330 meter per second. तो ये कौन है, ये कार्तिक साहब। कार्तिक है,
और ये सोर्स की स्पीड इधर है 5 मीटर। सोर्स है तो साउंड जनरेट कर रहा है, साउंड की स्पीड चारों की इधर 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 बढ़ेगी। तो दो बात होगी, एक तो कार्तिक को डायरेक्ट सुनाई दे जाए उसको भी कोई, और इधर एक दीवार है वॉल। If the sound is going to strike to the wall and then rebounding and hitting towards the target casting bed, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट सुनाई दे रही है उसको ये एन1 कह रहा है, और जो रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रही है उस पे n2 कह रहा है। क्वेश्चन में n2 माइनस n1 लगा है। जबकि सोर्स की स्पीड यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, और इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी साउंड की 256 हर्ट्ज है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या बात, अभी तो आसानी जरा करके बताओ, देखें कितने लोगों का सही आ रहा है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ए बी सी। 7.7 hertz, 6.6 hertz, 4.4 hertz, 3.3 hertz। ठीक करो। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया या दोबारा समझाऊं? क्वेश्चन आपको समझ आ गया या दोबारा समझाना पड़ेगा? ठीक है, प्रोसीड। करना कुछ नहीं है, मास्टर फार्मूला है, उसी को यूज करो। n1 तुम्हें दिखाई दे रहा हो, अगर ये साउंड देखो यहाँ से डायरेक्ट इधर आ रही है, तुम सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करो, बोलो कर रहे हो। मास्टर फार्मूला यूज करो, n1 is equal to n0 की वैल्यू 256 न्यूटन, c plus minus v0 इस बार। ठीक है, तो अब हो गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, इस डायरेक्शन में। सोर्स की स्पीड इधर है 5 मीटर, अभी भी लोग कर रहे हैं ड्राइंग। सोर्स की स्पीड इधर, साउंड की स्पीड इधर, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, तो सोर्स वाली ऐड अप हो जाएगी, ऑब्जर्वर है रेस्ट पे, लेकिन तो c प्लस ऑब्जर्वर है, c की वैल्यू कितनी है, c की यूज कर लेना, c का स्पीड ले लो 330 मीटर पर सेकंड, c की वैल्यू ले लो 330 मीटर पर सेकंड, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। c की वैल्यू 330 है, 330 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बोला, इधर जा रहा है, ये है कौन, सोर्स, ऑब्जर्वर है रेस्ट पे, तो केवल क्या रहेगा c, तो 330 डिवाइडेड बाय c प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो c अपोजिट जा रहा है तो प्लस करो, अपोजिट जा रहा है प्लस करो, भाई इधर जा रहा है प्लस होगा ना। इसकी स्पीड कितनी है, सोर्स की स्पीड 5 और ये क्या है 330, तो 335, तो ये आएगा 256 into 330 upon 335, करो कैलकुलेट, कैलकुलेटर लेके बैठ गए, बोलो फटाफट कितना आया, 252.2 अप्रॉक्स,
Similarly, we will calculate the into. Into कैसे calculate करोगे? Into the n naught into अब इसमें क्या है? सोर्स तो ऑब्जर्वर कौन है? अभी ये ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो क्या है? रेस्ट पे है कि नहीं है? पहले ये बताओ। रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड क्या रखोगे? कुछ लोग आंसर भी बता दिए, आ जाओगे। ये नौतेज, साहिल और अभिनंदन, इन सब लोगों का आंसर सही है। ठीक है, हाँ तो एन नॉट की वैल्यू में क्या लिख दूं? वही ओरिजिनल वाली। ठीक है, तो c अपॉन c माइनस bh लिखूंगा। क्यों भाई? ऑब्जर्वर रेस्ट पे और c देखो वापस जो स्पीड ऑफ साउंड ऐसे जा रही है और जो सोर्स की अपनी स्पीड देख रहे हो, सोर्स की जो स्पीड है वो भी क्या सेम ही डायरेक्शन में है। देखो इस डायरेक्शन में इस बार जा रहा है c और इसी डायरेक्शन में इस बार जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना? अब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो c माइनस bs होगा। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो एड अप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n नॉट की वैल्यू कितनी है? 256 into 330 अपॉन 330 minus 5 325। हमारा तो इधर कैलकुलेशन में आ रहा है 259.9 तुम भी देखो करके तुम्हारा भी आ रहा है। n2 minus n1 का डिफरेंस होगा। This is the there is what is the difference? 259.9 minus 252.2. Simple. Minus कर लीजिए। 259.9 minus 252.2 is 7 or 7 8 guys. कितने लोगों ने आंसर बताया? भव्य, अभिनंदन, साहिल, नवतेज, कितने बच्चों का आंसर सही है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी है ना? अब थोड़ा मैं अलग अलग मीन्स की अलग अलग डायरेक्शन में ऑब्जर्वर और अलग अलग डायरेक्शन में सोर्स मूव करेगा तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? मीन्स की source and observers are not moving on the same line. ठीक है, तो लिखो डॉपलर इफेक्ट। ये हटा दो, नोट कर लिया आपने? बताओ डॉपलर इफेक्ट। When source and observer are not moving on the same line, getting it? जब एक ही लाइन पे सोर्स और ऑब्जर्वर ना मूव कर रहे हैं, सुनो तो अपने पास एक ये है रोड ऐसे चलेगी और एक रोड है 90 डिग्री पे रोड कट कर रही है। ये चली गई आगे और ये भी चली गई।
फिर अपने पास दो कार है, कार वन और ये है कार टू। कार टू की वेलोसिटी है v2 मीटर पर सेकेंड और कार वन की वेलोसिटी है v1 मीटर पर सेकेंड। है कि नहीं? तो क्वेश्चन है an apparent hard by कार वन जो इसकी साउंड होगी वो कार वन को सुनाई देगी और दूसरा an apparent heard by कार टू इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है नॉट, तो इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है नॉट, साउंड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है नॉट। ठीक, जरा फटाफट बताना। देखें ये वाला कितने लोग सही कर पा रहे हैं। बताओ बच्चों, सॉल्व कर दो मैं, ये आप लोग कर रहे हो? ठीक है, apparent frequency heard by कार टू को इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई, तो अज्यूम कर लेते हैं। देखो साउंड है, ये अगर हॉर्न बजाएगा ये वाला कार, तो ऐसा थोड़ी है कि हॉर्न ऐसे जाएगा, मतलब साउंड ऐसे जाएगा और ऐसे आके फिर ऐसे सुनाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो कार है नहीं, कार होता तो उस ट्रैक पे जाता, साउंड है वो तो कैसे भी चली गई, तो ये तो साउंड इधर चली गई। तो साउंड की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में कार की भी वेलोसिटी हमें चाहिए, नहीं तो हम डॉपलर इफेक्ट नहीं चला पाएंगे। फार्मूला में मास्टर फार्मूला है ये वाला, ये हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा वाला, ये वाला, और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। ध्यान दीजिए, तो इसका प्रेडिक्शन इस वेलोसिटी का इधर कितना होगा, क्या v1 cos थीटा 1 होगा, तो सही। अब इसका प्रेडिक्शन हमें तब चाहिए जब हम कहते हैं थर्ड बाय कार होंगे, तो n apparent is equal to n naught into c plus minus v observer, observer कौन है, ऑब्जर्वर कौन है,
ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी इधर चाहिए, इसकी भी वेलोसिटी इधर चाहिए, अभी चाहिए, इसकी वेलोसिटी है v2 इधर, तो इधर प्रोजेक्शन क्या होगा v2 cos थीटा और स्पीड ऑफ साउंड भी इधर ही जा रहा है। हाँ, तो ऑब्जर्वर कौन है, देखो m apparent हर्ड बाय कार2 का जो डायरेक्शन वो है ऑब्जर्वर, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी v2 cos थीटा 2, और इधर से जो साउंड आ रही है उसकी स्पीड कितनी c, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो c प्लस v2 cos थीटा ये हो गया ऐसे डिवाइडेड बाय c। अब नीचे क्या होता है सोर्स, तो सोर्स की स्पीड ये है, वो इधर है, और स्पीड ऑफ साउंड भी इधर ही, स्पीड ऑफ साउंड भी इधर है, सोर्स की स्पीड भी इधर है, तो दोनों का डिफरेंस होगा, इधर वेलोसिटी है v1 cos थीटा, ये पहले इस वाले का आंसर है, एवरेज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय पार्ट। अब तुम लिखो दूसरा वाला। हाँ जी बच्चों क्लियर, आप दूसरा वाला लिखो, दूसरे वाले का आंसर आप खुद लिखिए इसी टाइप से, तो क्या होगा एन apparent heard by car 1, n apparent heard by car 1, n apparent heard by car 1, अब जरा तुम लोग करो, क्या था सेकेंड वाला n apparent heard by car 1, it's n apparent is equal to n naught c heard by car 1, मतलब c प्लस माइनस b ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर इस बार कौन है कार्बन, कार्बन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है वो देखना पड़ेगा, बोलो भाई v1 cos थीटा 1, अच्छा v1 cos थीटा 1 समझ रहे हैं, इस बार ऑब्जर्वर कौन था यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन था कार 2, और यहाँ पे तब क्या लिखा था मैंने c प्लस v2 cos थीटा 2, प्लस क्यों लिखा था क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी और साउंड की वेलोसिटी बार भी है, इसकी वेलोसिटी इधर है और साउंड की वेलोसिटी इधर है, आ रही है समझ में, तो c प्लस v1 cos थीटा अपॉन इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी is not be similarly it can be written as c plus minus b source, अब सोर्स कौन है ये, सोर्स की जो स्पीड है, ये जो सोर्स की स्पीड है वही इसके साउंड की इधर ही डायरेक्शन में स्पीड है, तो दोनों का डिफरेंस माइनस v2 cos थीटा, क्लियर, क्लियर हुआ, बंदा और बताओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं जरा आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लीजिए HWP, a car is approaching a crossing, क्रॉसिंग मतलब यही वाला कंडीशन है, ऐसे भी क्रॉसिंग, a car is approaching a crossing at speed 50 meter per second,
car is approaching or crossing at speed 50 meter per second and sounds a horn of 400 hertz. 400 hertz when 600 meter from crossing. When 600 meter from crossing. (600 meter from crossing). What frequency is heard by observer? What frequency is heard by observer? 8 meter from crossing as shown. Sorry, 800 meter from crossing as shown. Take the speed of sound 330 meter per second. Take the speed of sound 330 meter per second. Take the speed of sound 330 meter per second. तो मैंने डायग्राम फिर से बता दूंगा. ये डिस्टेंस है, ये 800 मीटर, ये है ऑब्जर्वर. अब यहाँ एक कार है, तो ये क्रॉसिंग से ये डिस्टेंस है 600 मीटर. और कार की स्पीड भी आपको दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड 400 हर्ट्ज. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज और इसकी जो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. सिंपल, और कोई डाटा नहीं है इसमें, है ना. दिस इज HW फॉर यू. सिंपल है कि नहीं. तो आपको क्या निकालना है? व्हाट फ्रीक्वेंसी और दिस मच ऑल्सो. ये ऑब्जर्वर को एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. थीटा आप निकाल लेना कैसे. ये पता है, ये पता है, तो ये पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगी, तो ये थीटा पता चल जाएगा, ये थीटा पता चल जाएगा. तो इसका इंटरपोलेशन बहुत आसान क्वेश्चन है. ऐसे कर लेते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं. आज आपका जो पेपर है इसके लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक है. आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है. सब कुछ आपको समझा दिया गया है, पूरा फार्मूला बता दिया गया है. उसी फार्मूला को मेरे नोट से रिवाइज करना है और उसी की क्वेश्चन को टैकल करना है. जो क्वेश्चन ना है उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ये नहीं कि अभी वो मिले एक ही क्वेश्चन ही नहीं करना है, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना. आपका पेपर अच्छा होगा, फिर हम पेपर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है गाइस, तो आज इतना ही. बातें होगी. Till then, stay safe, stay connected, study hard, है ना. Continue in continuation.